एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ संभव है में। तो कल 16 तारीख को आपका बॉटनी का पेपर है, थर्ड पेपर है बीएससी सेकंड ईयर का। तो आज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना। ओके, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मतलब बुक का नाम है कौशिका अनुवांशिकी पादप प्रजनन या विकास। पहले आपने कमेंट बॉक्स में, जब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल रही थी, तो आपकी कमेंट आ रही थी हिंदी में डालो, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो हिंदी में अपलोड की। अब काफी बच्चों ने कहा कि मैम इंग्लिश में भी अपलोड करो, तो आज हिंदी और इंग्लिश दोनों वापस से साथ में लेके चल रही हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में कर देना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, तो अब क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोजेनेसिस, प्लांट ब्रीडिंग, इवोल्यूशन एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। बुक का आपका पेपर है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हरित क्रांति किसको कहते हैं? नाम आप सबने सुना हुआ है, क्रांति किसको कहते हैं? रिवोल्यूशन को कहते हैं हरित क्रांति, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यही इंग्लिश में क्वेश्चन है कि ग्रीन रिवोल्यूशन किसको कहते हैं। अब बेसिकली आप सबको पता है कि कृषि के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर फील्ड में जो रिवोल्यूशन आई उसको ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो कैसे लिखना है? कृषि की प्रक्रिया में क्रांतिकारी परिवर्तन जो कि आगतों व कृषि पद्धति से आया है, ठीक है, यह हरित क्रांति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कि जो कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन आया है, क्रांतिकारी परिवर्तन आया आगतों या कृषि से, ठीक है, वो परिवर्तन या वो पद्धतियों से आया, उसको क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का उच्च उत्पादन क्षमता के बीज, रसायन, खाद, अच्छी सिंचाई, कीटनाशक व पीड़क नाशकों के उपयोग से अधिक उत्पादन निकल गया। कि इसके उपयोग से क्या किया गया था? जो उच्च उत्पादन क्षमता यानी हाई कैपेसिटी के बीज डेवलप किए गए, जैसे फसलों का उत्पादन अधिक से अधिक हो, रसायन खाद वगैरह का उत्पादन हो, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, कीटनाशक पीड़कनाशक आदि का उपयोग से क्या हो? अधिक प्रोडक्शन मिले, ठीक है, उत्पादन क्या हो? ज्यादा बढ़े। इंग्लिश में लिखा हुआ है रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या रिवोल्यूशनरी चेंजेस एग्रीकल्चर की प्रोसेस में? इट्स केम फ्रॉम द एग्रीकल्चर मेथड, जो कि क्या है? कृषि पद्धतियों से आई है। कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। सच थिंग्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सीड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर सॉरी एंड पेस्टिसाइड्स वर आल्सो यूज्ड इन मोर प्रोडक्शन, ठीक है, कि इनका उपयोग किसके लिए किया गया था? एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीव संघर्ष, जीवन संघर्ष भी जिसको बोलते हैं, या फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ इसके बारे में। जनरली आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि पहले के टाइम से लेके अब तक के टाइम तक, मतलब बहुत सारे सालों में ह्यूमन में या फिर अदर ऑर्गेनिज्म में क्या बहुत सारे चेंजेस आए। क्यों आए? क्योंकि उनको स्टेबल रहना है। आपने एक बात सुनी होगी कि जिसको मतलब अगर किसी को अपना जीवन यापन करना है तो उसको अपनी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉर्मल डेली लाइफ में भी लागू होती है और यही प्रकृति की अवधारणा है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। तो ये क्या है? ताकतवर बनने का सफर क्या चीज होती है कि कोई भी जीव अपने आप को रहने के लिए उसको क्या होता है? डेली जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो जरूरत की नीड की जो भी चीजें उसको नीडेड होती है, ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि जैसे उसको डेली लाइफ क्या हो वो अच्छे से चल पाए। जैसे अपने ह्यूमन की बात करें तो पैसे से, और अगर एनिमल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं? छोटे जीवों को खा कर ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही क्या है? जीव संघर्ष है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अपनी डेली की आवश्यकता यानी खाने पीने या जो भी उसकी आवश्यकता है उसके लिए वो क्या करते हैं? अपने छोटे जीवों से संघर्ष करते हैं या अपनी जाति को छोड़ के अदर जीवों से संघर्ष करते हैं ताकि वो क्या हो? वहां पे स्टेबल रह सके, ठीक है। तो जो जितना मजबूत होगा वो उतनी देर ज्यादा टिकेगा, ठीक है। तो वही ये बात है। तो वही इसमें बताया गया कि अपने अस्तित्व के लिए जीवों का परस्पर संघर्ष क्या कहलाता है? जीव संघर्ष कहलाता है। अस्तित्व के लिए संघर्ष का अर्थ जीवन के लिए पर्याप्त या उपयुक्त साधनों के लिए लड़ाई कहा जा सकता है, ठीक है। कि क्या होता है? अगर आप एक नॉर्मल बात ले लो, आज आप पेपर दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आपको वहाँ पे संघर्ष किससे? आपके कॉम्पिटिटर से। क्यों है? क्योंकि अगर आपको सीट चाहिए तो आपको वहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने आप अपना कॉम्पिटिशन बनाना पड़ेगा। वही यहाँ चीज है, ठीक है। तो ये क्या है? द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर स्ट्रगल कंसर्न द कॉम्पिटिशन और बैटल फॉर रिसोर्सेज नीडेड टू लाइव, यानी उनके लिए जो रिसोर्सेज क्या होते हैं जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उन नीडेड रिसोर्सेज के लिए क्या होती है? बैटल या फिर कॉम्पिटिशन कह सकते हैं। इट कैन रिफर्स टू द ह्यूमन सोसाइटी और टू ऑर्गेनिज्म इन नेचर। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, जो ये स्ट्रगल शब्द है ना, ये 18th सेंचुरी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज द फाइट और बैटल इसको कह सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे लिखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संकर ओज या फिर हाइब्रिड वाइगर किसको कहते हैं, ठीक है। तो वो हाइब्रिड वाइगर को क्या कहते हैं? हेटेरोसिस कहते हैं। ओके, अब क्या है? किसी संकर संतान
वैज्ञानिक गुण अपने पैतृक पीढ़ी या जनक पीढ़ी की तुलना में अधिक होने की स्थिति को कहते हैं। यानी देखो संकरोज क्या कहलाते हैं कि जब दो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो जो बनने वाली जो उनकी जनरेशन है, ठीक है, जो जनरेशन है वो क्या करती है, उसके जो प्रॉपर्टीज होती है, जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है, अपने पेरेंट्स की कंपैरिजन में ज्यादा हाई होती है, ज्यादा सुपीरियर होती है, ठीक है। इसी को हाइब्रिड वाइगर या फिर संकरोज कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल के तौर पे आप मक्के का या फिर चावल का एग्जांपल दे सकते हो कि एक चावल का मेल प्लांट एक चावल का फीमेल प्लांट है, उनके बीच में क्रॉस करवाया तो एक में मान लो कि क्या है कि जो दिखने में या चावल के जो दाने हैं उनका साइज बड़ा है, लेकिन एक क्या है जिसकी टेस्ट अलग है या टेस्ट अच्छा है या फिर स्मेल अच्छी है, ठीक है। तो जो बनने वाले अगर इन दोनों में क्रॉस करवाए जाते हैं तो जो चावल का जो नया जो जनरेशन बनेगा उसमें क्या होगा, उसका जो फली मतलब जो दाने का साइज है वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, और जो उसकी खुशबू है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार इन दोनों के कैरेक्टर उसमें आगे तो वो क्या हो गया, अपने पेरेंट्स से क्या हो गया, ज्यादा सुपीरियर हो गया। तो इसी तरह मक्के का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो मेंडल ने भी जो मेंडल वाला चैप्टर था जेनेटिक्स वाला, उसमें भी इसकी काफी सारे एग्जांपल है, तो आप कोई भी एग्जांपल डाल सकते हो अपनी मर्जी से। मैंने सिर्फ एक आइडियोलॉजी दी है कि आपको ये चीज लिखनी है, मेन चीज यही है। इसके बाद एग्जांपल लाओगे तो उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको बोल के बता दिया। अब इंग्लिश की बात करें तो द टेंडेंसी ऑफ क्रॉस ब्रीड इंडिविजुअल टू शो क्वालिटी सुपीरियर टू दोज बोथ पेरेंट्स। यानी क्या हो गया, दो जो इंडिविजुअल हैं प्लांट्स हैं उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। अब जो जनरेशन क्रिएट हुई, जो जनरेशन हुई या जो पीढ़ी आई, F1 पीढ़ी F2 जनरेशन जैसे भी हम बोलते हैं, तो वो जनरेशन के जो कैरेक्टर है वो क्या हो गए, बोथ सुपीरियर टू बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। उसके दोनों पेरेंट्स से क्या हो गए, ज्यादा सुपीरियर हो गए। इसी टेंडेंसी को क्या कह दिया, हाइब्रिड वाइगर या फिर संकर रोज कह दिया। आप भी राइस के दानों का एग्जाम्पल यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए या आरएनए के 3 प्रकार के नाम बताइए, ओके। तो नाम के साथ में मैंने यहाँ पे काम भी इन्वॉल्व किए, तो आपको भी नाम और काम दोनों लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, इसको एमआरएनए, हिंदी और इंग्लिश में कोई चीज में नहीं, यहाँ पे सब कुछ सेम है, ठीक है। एमआरएनए बोलते हैं। ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए बोलते हैं। तीसरे राइबोसोमल आरएनए जिसको आरआरएनए बोलते हैं, ठीक है। पहले मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, दूसरे ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए, तीसरे राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए, ओके। जो एम टी और आर ए स्मॉल रहेंगे, बाकी आरएनए कैपिटल रखेंगे, ये इसी तरह से होते हैं, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की काम की, ठीक है। तो मैसेंजर क्या काम करते हैं, मैसेज देने का काम करते हैं। तो ये मैसेज क्या कर देते हैं, ये जो डीएनए कोड होते हैं उसको राइबोसोम तक पहुंचाते हैं ट्रांसलेशन के लिए। अब आपने प्रोसेस पढ़ी होगी ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत में, ठीक है। वो अभी आ जाएगा तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफर डीएनए कोड टू राइबोसोम फॉर ट्रांसलेशन, ठीक है। अनुवाद करने के लिए क्या करते हैं, डीएनए कोड को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं, ओके। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए, ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब किसका कर रहे हैं, एमिनो एसिड का, किसके पास, राइबोसोम के पास। क्यों, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। तो ये क्या कहते हैं, ब्रिंग्स एमिनो एसिड टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। तीसरे राइबोसोमल आरएनए या आरएनए। अब ये क्या काम करते हैं, ये राइबोसोम को बनाने का काम करते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, फॉर्म्स राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम क्या होते हैं, एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, ठीक है, एसेंशियल होते हैं। तो ये इन तीनों के नाम हो गए, तीनों के काम हो गए। आपको भी नाम और काम दोनों लिखने हैं, सीधा नहीं लिखना, ओके, ताकि आपको नंबर कंप्लीट मिले। बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड या डिफाइन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ध्यान रखना सबसे पहली बात, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों की डेफिनेशन अलग है। पहले न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग ऑफ ए नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, की एक ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन क्षार है उनको कंटेन करके रखता है, ठीक है। कैसे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन इन डीएनए, राइट, and adenine, guanine, uracil and cytosine in RNA, right, ADTG और इसमें हो गया AGUC, ठीक है। तो इन कंटेनिंग, ये क्या है, नाइट्रोजनी बेस है, इनको क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल कंटेन करके रखते हैं। साथ में क्या कंटेन करके रखते हैं, ए फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड बनते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप, एंड ए शुगर, शुगर कैसे, डी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, वेट ए सेकेंड, इसको ज्यादा माइंड मत करना, थोड़ा लाइट का तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि वापस बता देती हूँ, मॉलिक्यूल क्या कंटेन करके रखते हैं, नाइट्रोजनी बेस, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन इन डीएनए
adenine, guanine, uracil and cytosine in RNA, right? Okay, and ये phosphate group and a sugar कैसे DNA deoxyribose nucleic acid, what deoxyribose nucleic acid and RNA ribose nucleic acid, ठीक है। राइबोस पे जोड़ इसलिए डाली, राइबोस की एक शुगर है तो जो मॉलिक्यूल्स इसको कंटेन करके रखते हैं those are called nucleotide. Now you can understand properly, okay? तो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये ओकाजाकी का डायग्राम मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, लिखा है इंग्लिश में, अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि क्या है। 1960 में क्या हुआ, डी ओकाजाकी था। इन्होंने डीएनए पे क्या देखा कि जो डीएनए में 5' to 3' के जब बढ़ते हैं तब बहुत सारे खंड पाए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में 5' to 3', ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, 1000 से 2000 तक की, जिसके बाद में रेडियोधर्मी थायमिडीन द्वारा एक्सपेरिमेंट भी किया गया तो पता चला कि हाँ वहाँ पे पाए जा रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। तो जब ये पता चला कि वहाँ पे पाए जाते हैं तो इनको क्या कहा गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा गया, क्योंकि ओकाजाकी ने इनको नाम दिया था, ओकाजाकी ने सबसे पहले दिया था, ओके। तो वही चीज है यहाँ पे, ये क्या है 5' से ये 5' to 3' और ये 5' to, यानी इस टाइप से नीचे आते हैं और ये ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 5' से जैसे 3' की ओर जब हम आते हैं तो ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड कहलाते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाले हैं 3' to 5' ये कहलाते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ओके। तो इनके बीच में क्या है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पे ये खंड पाए जा रहे हैं, क्योंकि क्या है 5' to 3' पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रैंड क्या कहलाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाते हैं, गॉट इट। और ये पेरेंटल डीएनए हो गया। अब ये इंग्लिश में लिखा गया है कि 1960 में क्या हुआ, टी ओकाजाकी ने डिस्कवर्ड स्मॉल पीस और पार्ट ऑफ डीएनए which are called Okazaki fragments. These are short fragments, are short sequence of DNA nucleotides. ये क्या DNA nucleotides की क्या है, short fragments और short sequence में यानी थोड़े थोड़े sequence wise continue इनके खंड चल रहे थे, ठीक है। Which are synthesized discontinuously and later linked together. पहले क्या होता है, ये टूट टूट के अलग अलग वे में चलते रहते, बाद में ये आपस में क्या हो गए, लिंक बन गए और एंजाइम से जुड़ गए। DNA to create the lagging strand during DNA replication, और ये क्या बनाते हैं, DNA replication के दौरान lagging strand बनाते हैं। तो this is the answer। अब डायग्राम की बात रही तो मैं डायग्राम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये देख लो इस तरह से ऊपर वाला लीडिंग स्ट्रैंग है, नीचे वाला लैगिंग स्ट्रैंग है। 5' to 3' नीचे की ओर आने पे देखो 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट टुकड़ों में जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोल दिया, ओके गॉट इट। और जो ये आगे वाला हिस्सा है जो शुरू वाला, यानी ये जो चेन सी बनी हुई इससे पहले ये पेरेंट डीएनए हो गया, ये आगे 2 भागों में डिवाइड होते हैं। अब ये क्या है, पहले तो देखो टुकड़ों में खंड हो रहे हैं, खंडित होकर चल रहे हैं, बाद में क्या हो गया, ये एंजाइम के थ्रू जुड़ जाएंगे। इनको क्या, ये जुड़ के क्या बनाते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बनाते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होते हैं, ओके। तो दिस इज योर आंसर। अब जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग रिपीट मोड में चलता रहता है कि सेंट्रल डोगमा थ्योरी या फिर सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसको कहते हैं, ठीक है, या केंद्रीय डोगमा सिद्धांत किसको कहते हैं, ओके गॉट इट। तो अब इसका आंसर क्या है, सबसे पहली बात है इसे किसने दिया था, क्रिक ने दिया था इसको। क्रिक ने क्या कहा था कि जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं, यानी अब मैं इंग्लिश में साथ साथ में बोल रही हूँ, आराम से गौर से सुनना, कि जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं उनका जो फ्लो होता है ना वो वन डायरेक्शनल यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, ओके गॉट इट। कि क्रिक ने क्या कहा, क्रिक सेज दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी इज जस्ट वन डायरेक्शनल फ्लो या हैव वन डायरेक्शनल फ्लो, ओके, एक ही दिशा में होता है। आणविक जीव विज्ञान में सेंट्रल डोगमा थ्योरी कहा जाता है इसको, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसी संप्रेषण को, इसी फ्लो को क्या कहा जाता है, सेंट्रल डोगमा थ्योरी कहा जाता है। हाउ इट इज डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, ओके। डीएनए पहले जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए को देगा, आरएनए उसको प्रोटीन को देगा, ओके। अब डीएनए से आरएनए में जाना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, इसको हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, अनुलेखन, सॉरी, हाँ अनुलेखन कहलाता है डीएनए से। ये मैं सोच रही थी अभी कि क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा था। डीएनए से आरएनए में जाना अनुलेखन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन में जाना अनुवादन कहलाता है, यानी ट्रांसलेशन कहलाता है, ओके। अब डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, ये प्रतिकृति बनाते हैं तो इसको कहते हैं प्रतिकृतिकरण, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है, यानी यूनिडायरेक्शनल हो गया, ये वापस यूं नहीं आएगा, सिर्फ इधर ही चलेगा, डीएनए से आरएनए में जाएगा ट्रांसलेशन या अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन में जाएगा ट्रांसलेशन या फिर अनुवादन, और डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, ओके। अब कोई कहे कि हमें और अच्छा लिखना है तो आप इस डायग्राम को इस तरह से भी बना सकते हो। अब आपको हाँ वो अमीनो एसिड बनाना, यहाँ पे इस तरह से प्रोटीन बना दो,
अब यहाँ पे अमीनो एसिड बना के शो कर देना। अब वो तुम्हारी और अच्छी, जितनी अच्छी तुम कलाकारी कर सकते हो वो तुम्हारी कलाकारी है। बाकी दिस इज़ वेरी करेक्ट आंसर जो मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीन मैपिंग या फिर जीन मैपिंग को बोलते हैं मानचित्रण किसको कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो मैपिंग है, इतनी टिपिकल हिंदी कभी नहीं आती। ठीक है, तो क्या गुणसूत्रों पर क्या होता है, आपको पता है जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो एक ही क्रोमोसोम या अलग अलग क्रोमोसोम पर जीन की अलग अलग पोजीशन को देखना, ज्ञात करना और रिप्रेजेंट करना कि यहाँ पे जीन है, यहाँ पे है, इसको क्या कहते हैं, जीन मानचित्रण, जीन मैपिंग कहलाते हैं। ठीक है, जीन मैपिंग इज द प्रोसेस टू नो एंड रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, यानी क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन को जानना और उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, जीन मैपिंग कहलाते हैं। गॉट इट। उसके बाद में सहलग्नता या लिंकेज किसको कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे क्या हो रहा है, जीन डेवलप हो रहे हैं। अब एक ही क्रोमोसोम पर जीन डेवलप हो रहे हैं तो उन जीनों में जो नेचर है वो क्या होगी, सेम होगी। जो प्रकृति है स्थित जीनों में वंशगत होने की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, सेम होगी। डेवलपमेंट नहीं, वंशगत होने की। ठीक है, ये जेनेटिकल होने की, तो वो प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वो साथ साथ में डेवलप होती है। जीनों की यही प्रवृत्ति क्या कहलाती है, लिंकेज कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने वाली थी, शायद मेरे दिमाग से निकल गया है। तो हाँ, जो ये जीन होते हैं ना, इनको लिंकेड जीन बोलते हैं, लिंक्ड जीन या सहलग्न जीन। ओके, तो यही मैं आपको बताने वाली थी। Two genes are close to each other on the same chromosome. Chromosome is called synthetic and genes are called the linked gene, linked gene. Okay, got it. अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके एक ही पेज पे सॉल्व हो चुके हैं, आपको होप समझ आ रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ा दो एंड हम भी आपको हेल्प कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु डिस्कवर्ड लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, यानी जो लैम्प ब्रश गुणसूत्र हैं, इनको हिंदी इंग्लिश में लैम्प ब्रश इतने बड़े हो चुके हैं, छोटे बच्चे नहीं है। ओके, तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम किसको कहते हैं, किसने डिस्कवर किए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसको फ्लेमिंग ने डिस्कवर किए थे 1882 में, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग इन 1882 इन सालामैंडर एंड। ठीक है, जो सालामैंडर का जो अंडा होता है उसके अंदर डिस्कवर किए थे। ठीक है, एग सेल्स में। उसके बाद में सह प्रभावित है, ये कोडोमिनेंस क्या कहते हैं, क्या किसे कहते हैं। ठीक है, एक मैं एक चीज और बता रही हूँ, आपके जो मैंने देखा है गैस पेपर जो आते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हिंदी में क्वेश्चन कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है। ठीक है, कभी इंग्लिश का करेक्ट होता है, हिंदी का नहीं होता, कभी हिंदी का करेक्ट होता है, इंग्लिश का नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी दोनों ही करेक्ट नहीं होते, तो उसको इतना सीरियसली मत लो। पढ़ा हुआ होते तो एक आध बारी देख लिया, इट्स ओके। ठीक है, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो तो आपको काम आएंगे कि ठीक है रिवीजन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गए। पर खाली उसी पेपर के भरोसे ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, गैस पेपर में बहुत सारी मिस्टेक है, ये मैं लगभग कब से देख रही हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो जो तुम्हारे गैस पेपर आते हैं उनमें बहुत सारे छोटे छोटे एरर होते हैं, या तो तुम उसको सर्च करके देखा करो। ठीक है, ढंग से ट्रांसलेट करके टॉपिक को पूरा पढ़ के। ठीक है, वरना नहीं। ओके, अब बात करते हैं सह प्रभाविता की। कोडोमिनेंस किसको कहते हैं, जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में, ठीक है, यानी एलील में क्या होता है, मैं अब इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दूंगी, कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ठीक है, जब किसी का वेन एनी एनिल डजंट, मतलब वो इफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन इफेक्टिव भी हो सकता है, यानी मिश्रित मिक्स प्रभाव डालते हैं, मिक्स इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, एनिल सत्ता, तो उसको क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। यानी जो F1 जनरेशन है ना, वो क्या होती है, दोनों जनकों पेरेंट्स दोनों के बीच में क्या होती है, मध्यवर्ती का काम करती है, यानी बीच की स्टेट का काम करती है। उसमें दोनों के प्रभाव होते हैं, वो ना सिर्फ एक का डालती है, दोनों का प्रभाव डालती है, यानी मेल का भी डालेगी, फीमेल का भी डालेगी। ठीक है, और इफेक्टिव जो होते हैं, आपको पता है कुछ कारक क्या होते हैं, प्रभाव डालते हैं, वो इफेक्टिव कारक होते हैं, कुछ नहीं डालते, वो नॉन इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, प्रभावी या अप्रभावी जीन होते हैं ना, वो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन डालते हैं ना, उनको कहते हैं कि ये क्या होगी, कोडोमिनेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संकरण किसको कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं। केमिस्ट्री वाला नहीं है, बॉटनी वाला है। ठीक है, पादप प्रजाति के दो भिन्न गुणों युक्त जनकों में निषेचन द्वारा क्रॉस करवाए जाते हैं एवं इससे नई पादप किस्म को विकसित करने के संकरण है। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि एक मिनट ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। इन एनी प्लांट स्पीशीज टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, मतलब द पेरेंट्स आर टू डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन वी फर्टिलाइज देम, या फिर उनके अंदर जब निषेचन करवाए जाते हैं, और या फिर व्हेन दे आर क्रॉस्ड। ठीक है, ब्रीड क्रॉस्ड एंड द न्यू जनरेशन विच वी गेट कोल्ड हाइब्रिड। ओके, यानी कि क्या है, अब आप सोचोगे ऐसे
टिपिकल इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ाना नहीं, तो ऐसा नहीं है। एक वो होता है कि अपने प्रॉपर लैंग्वेज में बोले तो वो समझ आ जाता है, ठीक है। जैसे हिंदी चल रही है या फिर इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश में फ्लो चल जाता है, ऐसे थोड़ा ट्रांसलेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। यानी कि क्या दो अलग अलग क्या है प्लांट की जो स्पीशीज ले रखी है, यानी स्पीशीज तो थोड़ी सेम रहेगी, प्लांट की जो कैरेक्टर्स है, जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, अलग अलग है। अब उन दोनों में क्या करवा दी, क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। क्रॉस ब्रीडिंग करवाई कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टी किसमें आ गई, जो उनकी F1 जनरेशन है उसमें आ गई, तो यही क्या कहलाया, हाइब्रिड कहलाया, ठीक है। तो ये चीज होगी। उसके बाद में डिफाइन एलील, एक ही जीन के दो विकल्पी सदस्यों या रूपों को जो एक ही गुण के विप्रयासी रूप उत्पन्न करते हैं तथा संजात गुणसूत्रों पर एक ही निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं युग्म विकल्पी या फिर एलील कहलाते हैं। यानी 1 or 2 more possible forms of a gene that are found at the same place of chromosome, ठीक है, which are called क्या, एलील। ओके, होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेस्मोसोम किसको कहते हैं, ठीक है। तो डेस्मोसोम क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो जीवधर्मी कला के अंदर स्पेशल कोशिकाएं स्ट्रक्चर पाई जाती है उनको डेस्मोसोम कहते हैं। दीज आर एडहेसिव इंट्रासेल्युलर जंक्शन that mechanically integrate adjacent cells by a coupling adhesive interaction mediated, okay। तो सीधा सीधा हिंदी में बोले तो क्या कहेंगे, डेस्मोसोम क्या होते हैं, दो कोशिकाओं के बीच की जंक्शन के रूप में कार्य करते हैं, जो कि क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, विशेष संरचनाएं पाई जाती है, जिसको डेस्मोसोम कहते हैं, ओके। उसके बाद में F1 कण, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ये हैंडराइटिंग पे थोड़ा ज्यादा मत जाना, सिर्फ तुम्हें आंसर बताना था, वो है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला और पृष्ठ के अंदर क्या होती है, गुहिका में कण संलग्न रहते हैं, इन्हें प्रारंभिक कण या फिर F1 पार्टिकल कहते हैं, क्या है। Present these particles present in inner mitochondrial space and cristae of mitochondria. It is attached to the crystalline folding, ठीक है, of cristae mitochondrial folding, यानी इन्वॉल्व जो क्रिस्टी इस तरह से घूमी हुई रहती है ना, इस तरह से अंदर वाले, इसके ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन और एटीपी सिंथेसिस, यानी एटीपी संश्लेषण व ऑक्सीकरण का क्या होता है, इनका कार्य होता है, इन कणों का कार्य होता है। तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ रहे हैं। और मुझे एक और सूचना ये देनी थी, मैं आपको ये सूचना दे ही देती हूँ। मुझे ये सूचना देनी थी कि जो अब नया टेलीग्राम जो लिंक है वो जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, प्लीज सारे के सारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो पहले वाला ग्रुप था वो डिलीट होने जाएगा, आज या कल तक डिलीट हो जाएगा वो ग्रुप। तो सारी इन्फॉर्मेशन अब इस टेलीग्राम ग्रुप में आएगी जो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, तो प्लीज सारे लोग इसी को ज्वाइन करना, ओके। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु गेव सेल थ्योरी, श्लीडन व स्वान ने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी या कोशिका सिद्धांत दिया था। फिर फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम का काम क्या है, हिंदी इंग्लिश में पेरोक्सिसोम, ठीक है। दिस इज यूनिसेल्युलर ऑर्गन फाउंड इन एल्गी एंड सेल्स, की क्या है, एल्गी शैवालों और कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला क्या है, ये एक कोशिकीय अंग है, ठीक है। दिस वर्क एज ए ब्रिज इन टू सेल, ये दो कोशिकाओं के बीच में सेतु का या फिर सेतु, हाँ, ब्रिज का काम करते हैं। दिस कीप द आउटर मेम्ब्रेन सेपरेट फ्रॉम प्लांट सेल मेम्ब्रेन, यानी ये क्या काम करते हैं कि जो बाहरी झिल्ली होती है उसको प्लांट की सेल मेम्ब्रेन से क्या रखता है, अलग रखने का काम करते हैं। तीनों को इंग्लिश में, तीनों को हिंदी में बता दिया। और जो टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैं बकायदा दोबारा दे रही हूँ कि नया टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, उसी को ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप ये जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछते हो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करो, हम अपने आपको आंसर दे देंगे, ओके। और कमेंट में अपने अपने पेपर बताते रहना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना ताकि हम भी थोड़े मोटिवेट रहें, ठीक है। और थैंक यू सो मच। फिर है आगे NBPGR का फुल फॉर्म, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। सेल थ्योरी किसने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आता है, स्लीडन और स्वान ने दी थी। हिंदी इंग्लिश में नाम लिख लेना अपने आप, स्पेलिंग ही तो लिखनी है। पेरोक्सिसोम के कार्य मैंने आपको बता दिए हैं, मैंने आपको लगभग सब क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो भी क्वेश्चन होंगे वो टेलीग्राम में अभी अपलोड कर दी जाएंगे कुछ ही देर में, ठीक है। तो वहाँ पे जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ जुड़ जाना, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, वो सब मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी विद आंसर, ओके। तो प्लीज वहाँ जुड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड लक।